नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कल क्या किया है, कल आप सभी के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है और एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए कौन कौन सी क्लासेस आई है। तो आप सब अगर बेसिक से एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं सीजीपीएससी की, तो उसका कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जहां से आप जाकर के उसको बेहद आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप अपने सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीजी आबकारी, इसके साथ साथ प्रयोगशाला परिचालक जैसे एग्जाम और छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक भर्ती परीक्षा और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज जाकर के हम लोग वहां से परचेज आप लोग कर सकते हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज की प्राइस क्या है, 149 रुपये मात्र है। जबकि आप लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एसआई के लिए कितना है, 199 रुपये मात्र आपका वहां पर प्राइस रखा गया है। सीजीपीएससी का 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको मिलने वाला है, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाएगा 1499 रुपये में। व्यापम की अगर तैयारी करते हैं तो आपको मिल जाएगा 1199 रुपये में। व्यापम क्या है, तो व्यापम अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है टाइम टाइम पर, उसका पूरा प्रिपरेशन आपको पहले से करके रखना है। जैसे कि आने वाले साल में आपको पटवारी जैसे एग्जाम आपको दिखाई देंगे, फिर जब एग्जाम पास आ जाता है तो आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और आपके पास पर्याप्त समय नहीं रहता है, इसलिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। देन आप लोग क्या कर सकते हैं, देन आप लोग वहां पर जाकर के अच्छे से उस तैयारी को मजबूत कर सकते हैं उस कोर्स के जरिए। आगे क्या करेंगे, आगे अगर आप लोग प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको 299 रुपये में उसका कोर्स मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वहां पर आबकारी आरक्षक, जो कि लेटेस्ट में भर्ती परीक्षा आई है, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इसी माह में आपको कुछ दिनों के बाद उससे संबंधित एकदम बढ़िया नोटिफिकेशन मिलने वाला है, इसलिए आप अभी से उसकी तैयारी में लग जाइए। 499 रुपये में वो भी आपको वहां पर बिल्कुल मिलने वाला है। इसके साथ साथ हम लोग जो फ्री क्लासेस चला रहे हैं, सीजीएसआई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और आपके साथ साथ नगर सैनिक और फॉरेस्ट गार्ड, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चलने वाला है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, अब बहुत सारे बातें हमने बोल दिया है, कई बच्चों ने तो इसको स्किप भी कर दिया होगा, तो ठीक है जी, आपने स्किप किया होगा। देखिए, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आपको क्या करना है, आप बिना बोले नहीं करते हैं, इसलिए मैं रोज कहता हूं आपको हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है आपको प्रेस, ताकि आप सभी को सामर्थ्य एकेडमी के द्वारा चलाए जा रहे सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग ड्रेनेज सिस्टम में देखने वाले हैं महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी और शिवनाथ की सहायक नदियों के बारे में, और आज ये ड्रेनेज सिस्टम का आखिरी पार्ट होने वाला है। चलिए तो देखते हैं, हर रोज की तरह आज भी हम लोग देखते हैं महानदी, गोदावरी और सोनगंगा, ब्राह्मणी, देन नर्मदा नदी के क्या जी, इसके परसेंटेज के बारे में। तो चलिए लिख लेते हैं हर रोज की तरह। रोज क्यों लिखते हैं, ताकि हम लोग याद कर सके इसको, और यही हमारा तरीका है, बार बार लिखने से ही चीज़ें हमारे दिमाग में आती जाती है। देखिए, अब हम लोग इसको कैसे स्पीड से लिख रहे हैं, पहले दिन कैसे इसको हम लोग बहुत आराम से लिखते थे। आप सभी को इन्हीं आंकड़ों से बार बार गुजरना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको बार बार आप सभी को बताता हूँ। जल प्रवाह की दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ को 5 नदी अपवाह तंत्र में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र क्या है, महानदी अपवाह तंत्र, और सबसे छोटा क्या है, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। इस बात को याद रखेंगे। और आज इसी महानदी अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और मेरे साथ आप सभी को अपने कॉपी में इस चीज को उतारना है और आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। ये आप सभी को मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है, यह है धमतरी का सिहावा पर्वत, यहाँ से एक नदी ऐसे उद्गमित हुई, फिर थोड़ा सा बालोद, वापिस धमतरी, फिर गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, देन शक्ति और सारंगढ़ बेड़ीगढ़ के साथ रायगढ़ के साथ सीमा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा आप सभी को पता है, लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ कही जाने वाली महानदी, इसके बारे में हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, आप सभी को अच्छे से इसके बारे में पता है। चलिए जी, और एक बात आपको मैं बताने वाला हूं, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। गोड़ीग्राम, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, एक बात याद रखेंगे। दूसरी बात क्या है, पाना ब्रश की पहाड़ी,
ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, पाना बरस की पहाड़ी। स्थान क्या है पाना बरस की पहाड़ी? स्थान क्या है जी? मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला। याद रखेंगे अच्छे से। ये वो जिला है जहाँ से छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल माना जाता है पाना बरस की पहाड़ी। एक बार एग्जाम में पूछा गया और आंसर भी लिया गया पाना बरस की पहाड़ी। लेकिन कभी आप एग्जाम में बैठे और पाना बरस की पहाड़ी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का ये पाना बरस की पहाड़ी को ना दिया हो और वहां पर लिखा हो गोडी ग्राम गढ़चिरौली महाराष्ट्र से शिवनाथ का उद्गम होता है, तो आपको ये एकदम करेक्ट है ना स्टेटमेंट मान के चलना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है और उसको करेक्ट आंसर लिया जाएगा। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग जगह से कैसे उद्गमित हो सकती है, तो भैया अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ मिलता है। ओरिजिनल तो इसका उद्गम स्थल जो है यही गोडी ग्राम गढ़चिरौली ही है, लेकिन आप सभी को पता है हर स्टेट में कुछ चीज़ें जो है किताबों में लिख दी जाती है कहाँ से उद्गमित हो रही है, तो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को मान लिया जाता है। तो ठीक है, आज से आपको इन दोनों बातों को एक साथ याद रखना है, कुछ भी आ जाए आपको टिक करके आना है इन दोनों बातों में से। ठीक है, चलिए अब नदी के प्रवाह को देखते हैं, नदी की सहायक नदियों को देखते हैं। तो आप सभी को पता है ये यहाँ से ऐसे उद्गमित हो गई। अभी हम लोग पाना बरस की पहाड़ी कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है गोडी ग्राम गढ़चिरौली को याद नहीं रखेंगे। ठीक है, ये पाना बरस की पहाड़ी से उद्गम हुआ है शिवनाथ का। ठीक है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, देन उसके बाद में राजनांदगांव जिला, दुर्ग पहुंच गए, बेमेतरा पहुंच गए, फिर ये थोड़ा सा बलौदा बाजार के साथ में सीमा रेखा, फिर मुंगेली के साथ सीमा रेखा, बिलासपुर के साथ आगे बढ़ के जाके जांजगीर चांपा में ये वो स्थान है जिसको आप लोग कहते हैं क्या, सिवरी नारायण। और इसी सिवरी नारायण पर सोनबेरा के पठार से एक नदी उद्गमित होकर के आकर के मिलती है और इन तीनों के संगम पर स्थित है। क्या? इन तीनों के संगम पर स्थित है, आपको अच्छे से पता है, सिवरी नारायण। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कहाँ पर क्या है, आगे मैंने और अच्छे से इसको विस्तार से एक मैप बनाया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो जिला काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इससे आपको पता चलता है कि शिवनाथ नदी जो है 8 जिलों से प्रभावित होता है। कई लोगों को ये लग रहा होगा खुद ही पढ़ लिया और साथ ही साथ खुद ही काउंट कर लिया। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। चलिए मेरे साथ काउंट कर लीजिए। जांजगीर चांपा 1, बिलासपुर 2, बलौदा बाजार 3, मुंगेली 4, बेमेतरा 5, दुर्ग 6, राजनांदगांव 7, मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी 8। अच्छे से आपको इसको याद रखना है, आगे हम लोग लिखेंगे इसको डिटेल में, अभी आप लोग को इसको देखना है। ठीक है, चलिए अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को पता है लेफ्ट से राइट से अलग अलग सहायक नदियां आती है और आकर के इसमें मिलती है, ऐसा आप लोग पढ़ते हैं। तो चलिए जी देखते हैं क्या है कैसा है। तो देखिए क्या, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये है राजनांदगांव। राजनांदगांव में एक सहायक नदी आकर के इसमें से मिल जाएगी, छोटी सी एक सहायक नदी है इसकी, इसको कहते हैं सुरही नदी। क्या कहते हैं जी? सुरही रिवर के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है किसकी सहायक है, आपको याद रखना है शिवनाथ की सहायक है। सुरही राजनांदगांव में आकर के मिल जाती है, किससे? शिवनाथ नदी में। अगर हम देखेंगे अभी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देख रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग राइट को देखेंगे। ठीक है, ये है आपका खैरागढ़ छुईखदान गंडे जिला। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको कहते हैं आप लोग आमनेर। क्या कहते हैं? आमनेर कहते हैं। आमनेर की भी और 2 सहायक नदी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आपको केवल आमनेर याद रखना है जो कि शिवनाथ की सहायक है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर ये शिवनाथ में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद आप देखेंगे ये कौन सा जिला है, तो आप देखेंगे ये जो जिला है कबीरधाम। कबीरधाम से एक नदी आती है और जाकर के मिल जाती है किसमें? जाकर के बेमेतरा के पास नानघाट के पास में मिल जाती है शिवनाथ में। और इस नदी को आप लोग कहते हैं हाप नदी। क्या कहते हैं? हाप रिवर के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है हाप, आमनेर, सुरही, 3 रिवर आपने देख लिया। आगे जब बढ़ेंगे आप तो ये देखेंगे मुंगेली जिला, सिहावल सागर से एक नदी उद्गमित होकर के आएगी कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ऐसे। फिर बिलासपुर के पास अमेरिका पताला गांव के समीप से गुजरते हुए आकर के मिल जाएगी कहाँ पर? ये यहाँ पर आके मिल जाएगी। याद रखना है मुंगेली के पास। इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को कहते हैं आप लोग क्या जी? मदकू द्वीप। और ये नदी है मनियारी रिवर। तो मनियारी नदी के बारे में याद रखेंगे। मुंगेली, गोरेला पेंडा मरवाही और बिलासपुर के साथ सीमा रेखा बनाते हुए आती है कौन सी नदी? मनियारी नदी। ठीक है, मुंगेली और बिलासपुर के बीच सीमा रेखा बनाते हुए कौन सी नदी आ रही है जी?
मनियारी रिवर जो कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। आगे देखेंगे ये है कौन सा, तो अगर आप देखेंगे तो ये है खोड़ी खोंगसरा की पहाड़ी। जिला कौन सा है, जिला आपको याद रखना है, ये जिला है जी, है ना, जीपीएम गोरेला पेंड्रा मरवाही। तो याद रखना यहाँ से एक नदी उद्गमित होकर के आती है और कुछ इस प्रकार से आकर के मानिक चौरा के पास मिल जाती है शिवनाथ नदी में। और इस नदी को आप जानते हैं अरपा नदी के नाम से। अच्छे से याद रखना है अरपा की सहायक क्या है, आगे हम लोग अभी आज की क्लास में देखने वाले हैं। ये है आप सभी को पता है हरदी बाजार वाला क्षेत्र, है ना, याद रखना है। दीपका की पठार वाला जो क्षेत्र है ये वही क्षेत्र है कोरबा का। यहाँ से एक नदी उद्गमित होकर के आती है, फिर जांजगीर चांपा और बिलासपुर के बीच सीमा रेखा बनाते हुए कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है। और इस नदी को कहते हैं आप लोग लीलागार नदी। क्या कहते हैं जी, लीलागार नदी के नाम से जानते हैं। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। लीलागार जो है शिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी है 135 किलोमीटर की लंबाई के साथ, जबकि मनियारी की लेंथ कितनी है 134 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू लेंथ नदियों को आपको सीक्वेंस में जमाने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जो नदियों की लेंथ मैं बताता हूं उसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हुआ क्या? ये आपको याद रखना है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी नदियों के बारे में याद रखना है, लीलागार, अरपा, मनियारी, हाप, आमनेर और सुरही रिवर के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं अब तांदुला नदी के बारे में। तो तांदुला नदी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तांदुला नदी, खरखरा नदी, इन सभी नदियों के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो देखिए एक नदी आप देखते हैं ये है डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा से उद्गमित होकर के कुछ जाकर के कुछ इस प्रकार से मिलने वाली है, इसको कहते हैं खरखरा। फिर आप देखेंगे ये एक नदी है कांकेर के भानु प्रतापपुर की पहाड़ियों से निकलती है, जिसको आप लोग कहते हैं तांदुला। फिर जाकर के ये दुर्ग के पास मिल जाती है शिवनाथ में, इसको आप लोग कहते हैं तांदुला नदी के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। तो ये तांदुला है। देन इसके बाद में आप देखते हैं क्या, आप देखते हैं यहाँ पर पेटे चुआ की पहाड़ी। मैंने आपको पहाड़ी वाले चैप्टर में बताया था पेटे चुआ की पहाड़ी। पेटे चुआ की पहाड़ी बालोद से एक नदी का उद्गम होती है। क्या है जी, चलिए बताइए, तो सोचने का समय आपको दिया जाता है। चलिए बताइए तो क्या है उस नदी का नाम। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत उसका नाम कमेंट करना है। क्या है नदी पेटे चुआ की पहाड़ी से उद्गमित होती है, मैंने बताया था, जिसके तट पर आपको रायपुर शहर बसा हुआ दिखाई देता है, महादेव घाट, तर्री घाट। आप देखते हैं वो नदी कौन है, आपको कमेंट करना है अभी। चलिए तो कीजिए, तो चलिए चलिए बताइए। देखिए यहाँ से कुछ यहाँ से उद्गमित होगी, फिर थोड़ा सा दुर्ग जाएगी, दुर्ग के बाद रायपुर, रायपुर के बाद में कुछ इस प्रकार से बलौदा बाजार में पहुँचती है। आपको याद रखना है ये वो नदी है जिसको आप लोग जानते हैं खारून नदी के नाम से। तो आपको याद रखना है ये खारून नदी है जो कि राइट ट्रिब्यूटरी है किसकी, तो आपको याद रखना है भैया ये है शिवनाथ की। और इसी बलौदा बाजार जिला में एक और नदी देखते हैं जो कि शिवनाथ की सहायक है, इसको कहते हैं जमुनिया। अब यहाँ पर पूरा खिचड़ी बन चुका है क्योंकि मैंने यहीं पर सभी चीज़ों को एक जगह लिख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन वाला और डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा है, उसी पर इस चीज़ को हम लोग पूरा समझने वाले हैं। देखिए मेरे हाथों की नक्काशी, मेरे हाथों की रंगोली आप देखिए, और अब इसको आपको समझना है। ठीक है, चलिए यहीं पर समझते हैं अब चीज़ों को, और इसको भी अब पंचमेल खिचड़ी बनाते हैं। तो देखिए क्या क्या है चीज़ें। सबसे पहले आपको लेफ्ट वाले पढ़ते हैं, देन उसके बाद में हम लोग राइट वालों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए ये कौन सी नदी है, तो ये नदी है सुरही। कौन सी नदी है, सुरही। जिला लिख लेंगे राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव में जा करके मिल जाती है शिवनाथ से। कौन सी नदी है, सुरही नदी। उससे पहले इसके उद्गम स्थल को लिख लेते हैं, ये कौन सा है, तो अभी एक पल के लिए अभी मान लेना है पाना बरस की पहाड़ी। लेकिन गोड़ी ग्राम गढ़चिरौली बोलेगा तो उसको आंसर लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसको भूलना नहीं है। पाना बरस की पहाड़ी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, आगे बढ़े तो आपको सबसे पहले नदी कौन सी दिखाई दी इसकी सहायक नदी में, सुरही नदी। अब यह क्या है, चंदा है तू मेरे सूरज है तू टाइप का दिखाई दे रहा है क्या ये, तो इस पे बात करते हैं। ये है जी भैया, देखिए ये जो नदी है जो आप देख पा रहे हैं कुछ एंटिक कलर में, ये है
आमनेर। क्या है? आमनेर। याद रखेंगे ये कौन सी रिवर है? याद रखेंगे ये है आमनेर नदी। आमनेर नदी को आपको अच्छे से याद रखना है। आमनेर के साथ साथ दो और नदियों को याद रखना है। क्यों याद रखना है? तो चलिए बताते हैं क्यों याद रखना है। ये नीचे वाली नदी का नाम है पिपरिया। क्या नाम है? पिपरिया। ठीक है, और इस पी को हटा दे तो बचता है परिया। और परिया शब्द को एक बार पूछा गया था सीजीपीएससी में, है ना। तो याद रखना है परिया का मतलब होता है ऐसा भूमि जहां पर कृषि नहीं होता है। याद रखना है, ठीक है। अनुपजाऊ भूमि जहां पर कृषि नहीं होती है, जिसको परती छोड़ दिया जाता है, ऐसी उसको कहा जाता है परिया। क्या कहते हैं? परिया कहते हैं। लेकिन ये नदी क्या है? ये नदी है पिपरिया। उसके ऊपर देखेंगे ये क्या है? ये है मुस्का। मुस्का। तो आमनेर, पिपरिया और मुस्का, ये तीन नदी के तट पर ये जो आप सूरज देख पा रहे हैं, बेसिकली ये कोई सूरज नहीं है। ये क्या है? तो आप याद रखेंगे ये वो जगह है जिसको आपको पढ़ना है। इसको कहते हो आप लोग संगीत की नगरी खैरागढ़। क्या कहते हो? खैरागढ़। तो ये है खैरागढ़, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में संगीत नगरी के नाम से फेमस खैरागढ़ शहर है। किन नदियों के संगम पर? आमनेर, पिपरिया और मुस्का नदी के संगम पर आपको याद रखना है। अब खैरागढ़ लिखा हुआ है तो जिला कौन सा है ये मत पूछ लेना, वरना बहुत दुख मुझे होने वाला है। याद रखना है ये जिला क्या है? KCG। दिल से बुरा लगता है ना। ऐसा कुछ एक मीम चला था ना, उसी प्रकार का मुझे भी बुरा लग जाएगा। जिला कौन सा है? KCG जिला। याद रखना है आमनेर, पिपरिया और मुस्का। ये रिवर के बारे में याद रखना है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ की सहायक नदी है। याद रखना है कहाँ से आती है? लेफ्ट ओर से आती है, ठीक है। अच्छे से आपको याद रखना है। अब ये जो आप पहाड़ी देख पा रहे हैं, इस पहाड़ी का नाम आपको याद रखना है। मैंने आपको पहाड़ी वाली श्रृंखला में पहले भी इसको बताया हुआ है। तो चलिए लिखते हैं, बताया हुआ है तो लिख लेते हैं। आप लोग भड़कते भी होगे जी, मुझे पता है, आपने तो सब बता दिया है ना ऐसा करके, लेकिन मैंने बताया है जी सचमुच में। यह है कांदावनी की पहाड़ी। क्या है? कांदावनी की पहाड़ी। जिला क्या है? तो जिला है भैया, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, कबीरधाम। कबीर धाम, ठीक है। और ये कबीरधाम जिला को यहां पर मैं पॉइंट कर रहा हूं, और यहीं से एक नदी ले जा रहा हूं जो कि हाप की सहायक है। और इसको क्या कहते हैं? इस नदी को भी यहां पर आपको लिखने की जरूरत है, जो कि हाप की सहायक है। इसको कहते हैं सकरी रिवर। क्या कहते हैं? सकरी रिवर। सकरी रिवर किसकी सहायक नदी है? हाप की सहायक नदी है। और ये कौन सी नदी है? हाफ रिवर है। याद रखना है। यहां पर लिख दे रहा हूं 44 किलोमीटर। क्या लिख दे रहा हूं? 44 किलोमीटर। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए हाप कहां से उद्गमित होती है? आप बताएंगे कांदावनी की पहाड़ी, कबीरधाम जिला से, पहला। उसके बाद आपको पूछा जाएगा ये कहां पर विसर्जित होती है? तो यहां पर मैंने ऐसा इसको डायग्राम बनाया हुआ है, याद रखना है। बेमेतरा जिला के नांद घाट के पास ये जिला, ये जगह कौन सा है? नांद घाट, ठीक है। नांद घाट पक्षी विहार पढ़ते हैं ना। जिला कौन सा है? बेमेतरा। बेमेतरा के पास आपको याद रखना है, नांद घाट के पास आकर के मिलती है हाप किससे? शिवनाथ से। इस स्थान को याद रखेंगे। इसकी सहायक कौन है? सकरी। और इसी सकरी नदी के तट पर स्थित है कवर्धा शहर, ना कि हाप नदी के तट पर। आपसे अगर पूछ ले, आप बताएंगे सकरी नदी के तट पर है कौन सा? कवर्धा। याद रखना है कवर्धा जिला जो है किस, है ना, कवर्धा जिला में जो कवर्धा शहर है किस नदी के तट पर है? सकरी नदी के तट पर है। हाप की लंबाई 44 किलोमीटर, ठीक है। आमनेर, पिपरिया और मुस्का के संगम पर KCG में खैरागढ़ शहर याद रखना है आपको। सूरी जो है राजनांदगांव में किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है भैया, अच्छे से याद रखेंगे, शिवनाथ की। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके बारे में। तो देखते हैं एक और पहाड़ के बारे में, उसके बारे में भी लिख लेते हैं। इसके लिए कौन सा कलर यूज किया जाए ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए? तो चलिए कुछ अच्छा सा कलर बना ही लेते हैं। चलिए लिखते हैं। ये कौन सी पहाड़ी है? तो आपको याद रखना है ये जगह है सिंहावल सागर। क्या है? सिंहावल सागर। लोरमी पठार सिंहावल सागर से उद्गमित होती है। क्या उद्गमित होती है? मनियारी नदी। ये कौन सी नदी है जी? मनियारी। मनियारी।
मनियारी नदी है, आपको याद रखना है। अब मनियारी नदी को अगर आप देख रहे हैं तो मनियारी की सहायक नदियों को भी आपको यहीं पर बना के मैं बता देता हूं। चलिए देखते हैं। एक सहायक याद रखेंगे ऐसा, फिर ऐसा, फिर कुछ इस प्रकार से, फिर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, 4 सहायक नदियां याद रखनी है। किसके बारे में? मनियारी की। कौन कौन सी है? सिंबॉलिक वे में लिख दे रहा हूं, आपको सुनना है इसको, ठीक है, वरना एकदम भर जाएगा ये जगह। देखिए ये जो जगह है, ये जगह को याद रखना है। ये जगह है मुंगेली शहर। पहली बात तो याद रखना, मुंगेली किस नदी के तट पर है? तो आप बताएंगे ये है आगर नदी। कौन सी नदी है? आगर नदी के तट पर है मुंगेली शहर। मनियारी की सहायक है आगर। कौन सी नदी है? आगर। लिख देता हूं छोटा सा, आगर। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में आगर का मतलब क्या होता है? तो कई बार एग्जाम में कभी पूछ ले शब्दावली में, तो याद रखना है आगर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। क्या होता है? एक्स्ट्रा। ठीक है, 3 कोरी 3 आगर। 3 कोरी 3 आगर का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, 3 कोरी, 1 कोरी में 20 होता है, तो 3 कोरी 3 आगर। मैं बोला आगर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। अगर आपने पकड़ लिया है बात को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये है नदी आगर। आगर के बाद में आगे बढ़ेंगे। ये जो नदी है इसको क्या कहते हैं? आगर के साथ साथ याद रखेंगे इस नदी को कहते हैं टेसुआ। क्या कहते हैं? टेसुआ। देखिए मनियारी की 2 सहायक हो गया, आगर, टेसुआ। अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे ये कौन सी नदी है? आप इसको कहते हैं छोटी नर्मदा। क्या कहते हैं? छोटी नर्मदा। बेलपान नामक स्थान से उद्गमित होकर के आती है छोटी नर्मदा। याद रखना है ना, छोटी नर्मदा रिवर। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे ये जो नदी है इसको कहते हैं घोंघा रिवर। क्या कहते हैं? घोंघा रिवर कहते हैं, याद रखना है। तो आगर, टेसुआ, छोटी नर्मदा और घोंघा किसकी सहायक नदी है भैया? आपको याद रखना है मनियारी की सहायक नदी है। 134 किलोमीटर की लंबाई है। यहां सिहावल सागर, लोरमी पठार से उद्गमित होती है मनियारी नदी। मनियारी नदी के तट पर बिलासपुर के पास आप देखते हैं अमेरिकापा तालागांव को एग्जाम में पूछा गया है। अमेरिकापा तालागांव नामक पुरातात्विक स्थल बिलासपुर में किस नदी के तट पर है? मैक्सिमम बच्चों ने लगा दिया था अरपा नदी, और सब के सब हो गए थे पार। याद रखना है, आपको पार नहीं होना है, आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो नदी है इस नदी को कहते हैं मनियारी। इसी के तट पर बिलासपुर में स्थित है अमेरिकापा तालागांव। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है इसी के तट पर तखतपुर नामक शहर। और आप क्या देखते हैं? लोरमी शहर भी इसी के तट पर आपको दिखाई देता है। याद रखना है। तो लोरमी, तखतपुर, अमेरिकापा, तालागांव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा पहाड़ है, कौन सा पर्वत है? तो आप बताएंगे भैया इसको कहते हैं आप सभी खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी। खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी। अगर मैं लिख रहा हूं और आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है, क्या लिख रहे हो सर ये समझ में नहीं आ रहा है, आगे मैं लिखवाने वाला हूं, चिंता नहीं करना है, संसो फिकर नहीं करना है तुम्हारा, मैं लिखवाने वाला हूं तुम्हारा, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से उद्गमित हो रही है ये नदी को कहते हैं आप लोग अरपा नदी। अच्छा, आप सभी को तो मैं बताना भूल ही गया जी। ये जो आपको मैंने यहां पर बनाया हुआ है इसको कहते हैं आप लोग मदकू द्वीप। क्या कहते हैं? मदकू द्वीप। तो मुंगेली से उद्गमित होकर के आने वाली जो नदी है मनियारी, ये मनियारी किस जगह पर आकर के मिलती है शिवनाथ से? मदकू द्वीप नामक जगह पर। तो पूछा जाएगा मदकू द्वीप किन 2 नदियों के संगम के पास है? शिवनाथ और मनियारी के संगम के पास है। इसी मदकू द्वीप के पास में ईसाइयों का सबसे बड़ा मसीही मेला लगता है। याद रखना है मसीही मेला कहाँ लगता है, आपसे पूछा जाएगा, मदकू द्वीप में। ठीक है, अच्छे से आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी चीज़ों को याद रखना है ऐसा लगता है ना कभी कभी, पर क्या करोगे? नौकरी करना है, नौकरी प्राप्त करना है, गोल को अपना अचीव करना है, तो आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से उद्गमित होकर के आ रही है ये नदी। इस नदी को क्या कहते हैं? इस नदी को कहते हैं अरपा। अरपा की लेंथ है 100 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है ये खारंग। खारंग पर में आप कौन सा परियोजना पढ़ते हैं? तो आप पढ़ते हैं संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना, जबकि आप अरपा नदी पर पढ़ते हैं भैंसाजार परियोजना। और ये जिला कौन सा है? खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, जीपीएम, गोरेला पेंड्रा, मरवाही। अच्छे से आपको इसको याद रखना है। ये नदी कौन सा है? हरदी बाजार, दीपका पठार, कोरबा से उद्गमित होकर के ये नदी आ रही है। इस नदी को आप लोग क्या कहते हैं? इस नदी को आप लोग कहते हैं जी लीलागर नदी। क्या कहते हैं? लीलागर। लीलागर नदी कहते हैं। और इस लीलागर नदी को याद रखना है, ये शिवनाथ के
शिवनाथ में आके मिलती है। इसको प्राचीन समय में नीला नदी कहते थे। इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। ये जांजगीर चांपा और बिलासपुर के बीच में सीमा रेखा बनाते हुए आकर के शिवनाथ में मिलती है। प्राचीन समय में इसी के तट पर एक सरबपुरी शासक सरबराज ने क्या बसाया हुआ था जी? एक प्रसन्नपुर नहीं, सरबराज ने नहीं, प्रसन्न मात्र ने बसाया हुआ था। क्या? सरबपुरी वंश के एक शासक हुए प्रसन्न मात्र, उन्होंने प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया था। उसको ही वर्तमान में अभी मल्हार शहर के रूप में जानते हैं बिलासपुर में। पूछा गया प्रश्न है मल्हार का प्राचीन नाम क्या है? प्रसन्नपुर। किसने बसाया था? सरबपुरी वंश के शासक प्रसन्न मात्र ने बसाया था। पूरी बातें आपको रखनी है। हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और बताऊंगा, पर धीरे धीरे सीखते चलना है। ठीक है, चलिए जी, याद रखेंगे लीलागर नदी। और ये जो मैंने बनाया हुआ ये स्थान क्या है? यही स्थान है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण और शिवरी नारायण के बाद 3 नदियों का आपको संगम दिखाई दे रहा है। अच्छे से आपको याद रखना है। कौन है? तो ये है सोनबेरा का पठार। सोनबेरा का पठार उड़ीसा से उद्गमित होकर के एक रिवर आ रही है, वो है जोंक महानदी। और ये कौन सी नदी है जी? ये जो नदी आ रही है ये है शिवनाथ। तो तीनों कहाँ पर मिलती है? शिवरी नारायण के पास। ठीक है, अब चलिए जाते हैं हम लोग राइट ट्रिब्यूटरी के लिए। तो याद रखना है आपको दाहिने ओर से जाने वाली नदियों में, इसकी सहायक नदियों में सबसे पहले आपको याद रखना है डौंडी लोहारा। डौंडी लोहारा, ठीक है। डौंडी लोहारा से एक नदी उद्गमित हो रही है। इस नदी को कहते हैं आप लोग खरखरा रिवर। क्या कहते हैं? खरखरा रिवर। और खरखरा रिवर पर यहीं पर एक डैम बना हुआ है जिसको कहते हैं खरखरा डैम। और इस खरखरा डैम के बारे में विशेषता क्या है? ये पूर्णतः मिट्टी से निर्मित डैम है, ऐसा कहा जाता है। 1967 में इसको निर्मित किया गया था, 1967। खरखरा डैम खरखरा नदी पर डौंडी लोहारा से उद्गमित होकर के जाकर के मिलती है किससे? शिवनाथ से। याद रखेंगे। याद कैसे रख सकते हैं? आप गांव में देखे होंगे, है ना, एक अरहर जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए बता देता हूँ। अरहर गांव के लोग हैं उनको पता है राहेर। ठीक है, तो राहेर काड़ी होता है। राहेर काड़ी से एक खर्रा बनता है जिसको गांव में गोबर लेपन के लिए, है ना, गांव में खुटियाने के लिए काम में लाया जाता है। आपको याद रखना है अच्छे से। वो उसको क्या कहते हैं आप लोग? खर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? खर्रा कहते हैं। वो किससे बना होता है? एक प्रकार से डंडे से बना होता है अरहर के, है ना। इसीलिए आपको याद रखना है डौंडी से डंडा और खरखरा से खर्रा। इस प्रकार से इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन याद आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी पहाड़ी है? तो आपको याद रखना है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी, या भानु प्रतापपुर कांकेर में आपको याद रखना है भानु प्रतापपुर कांकेर, कांकेर शहर भानु प्रतापपुर। यहीं से उद्गमित होकर के एक नदी आ रही है, इसको आप लोग कहते हैं तांदुला। क्या कहते हैं? तांदुला नदी। इसी पर आपको देखने को मिलेगा तांदुला डैम। और इस तांदुला की एक सहायक नदी के बारे में आपको याद रखना है। इसकी एक सहायक नदी है जिसको कहा जाता है जुआरी। क्या कहते हैं जी? जुआरी नदी। किसकी सहायक है? तो तांदुला की। और इसी जुआरी पर एक परियोजना है। जिस प्रकार से तांदुला पर एक परियोजना है, तांदुला पर तांदुला डैम है, जबकि जुआरी पर कौन सा डैम है? जुआरी पर है गोंदली डैम। आगे अभी लिखवाने वाला हूँ। गोंदली डैम किस पर है? जुआरी नदी पर है। जुआरी किसकी सहायक है? तांदुला की सहायक है। सब बातों को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको मैं आगे लिखवाने वाला हूँ, इसलिए इस स्लाइड को आपको बहुत अच्छे से देखना है। आगे देखेंगे तो इस पहाड़ी को क्या नाम दिया गया था? पहले मैंने आपको पढ़ाया है बालोद में। इसको हमने कहा था पेटे चुआ की पहाड़ी। क्या कहा था? पेटे चुआ की पहाड़ी। पेटे चुआ की पहाड़ी। पेटे चुआ की पहाड़ी। और इस पेटे चुआ की पहाड़ी से जिस नदी का उद्गम होता है इसको कहते हैं खारून। खारून का प्रवाह क्षेत्र मैंने बताया था बालोद, देन दुर्ग, फिर रायपुर, फिर रायपुर से बलौदा बाजार। तो इसके, है ना, इसके तट पर दुर्ग में आपको यहाँ पर एक जगह दिखेगा T4 तरी घाट। रायपुर शहर इसी के तट पर दिखेगा R4 रायपुर। आगे जाएंगे तो यहीं पर आपको दिखेगा महादेव घाट। तो 2 घाट याद रखना है, एक है तरी घाट दुर्ग में, महादेव घाट रायपुर में। रायपुर शहर भी खारून नदी के तट पर है। कई बार पूछा गया प्रश्न है रायपुर शहर किस नदी के तट पर है? खारून नदी के तट पर है। कहाँ से उद्गमित होती है? तो याद रखना है संजारी बालोद के पास से स्थित
पेटेचुआ की पहाड़ी से खारून नदी का उद्गम होता है। याद रखना है, इसके लेंथ को लेकर के अलग अलग किताबों में अलग अलग बात लिखा गया है। कहीं पर 208 लिखा गया है तो कहीं पर कुछ और लिखा गया है। ठीक है, याद रखना है। अभी आपको लेंथ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये जहां पर जाकर शिवनाथ से मिलती है, इस स्थान को क्या कहते हैं? इस स्थान को कहा जाता है भैया सोमनाथ। और ये जगह कहां पर है? तो याद रखना ये जगह है बलौदाबाजार जिले में स्थित है। आपको याद रखना है बलौदाबाजार जिले में। इसी की एक और सहायक नदी मैंने बताया था, चूंकि मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ इसलिए यहीं पर मैं बना दे रहा हूँ एक नदी। उसको याद रखना है। ये कौन सी नदी है? बलौदाबाजार जिले में ही जमुनिया रिवर। क्या है? जमुनिया नदी। किसकी सहायक है? अगर आपसे कोई पूछे आप बता देना, बलौदाबाजार जिले में प्रवाहित होती है, बलौदाबाजार से ही उद्गमित होकर के जाती है और मिल जाती है शिवनाथ से। इसको आप लोग कहते हैं जमुनिया रिवर। किसकी सहायक है? शिवनाथ की सहायक है। तो देखिए भैया, ये हमने बना लिया है पूरा एकदम बेहतरीन से रंगोली। याद रखना है इस रंगोली को। ठीक है, मजाक अपनी जगह है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सभी प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे इस रिवर सिस्टम से। तो शिवनाथ देखिए कितना बड़ा था, इसलिए मैंने इसको पिछले क्लास में छोड़ दिया था, है ना। मेरा वो काम ही नहीं है कि मैं आपको ला करके स्लाइड बना दूं, ऐसे ऐसे रिमोट खिसका करके बता दूं चीज़ों को। ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, आपके दिमाग में चीज़ें उतरनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने चीज़ों को ड्रॉ करता हूँ। मैं पहले से भी इसको लिख के रख सकता था, समझ रहे हैं, आपका टाइम बचता। लेकिन टाइम बचाने से मतलब नहीं है, मतलब है आपको समझने से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब चीज़ों को लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शिवनाथ नदी के बारे में, कहाँ से उद्गमित होता है, कहाँ से प्रवाहित होता है, कितनी लंबाई है, प्राचीन नाम क्या था, कौन से पुराण में क्या कहा गया है, वामन पुराण में क्या कहते हैं, मत्स्य पुराण में क्या कहते हैं, सुनी नदी कहते हैं, शिवा नदी कहते हैं, शिवनाथ नदी कहते हैं, पानाब्रज की पहाड़ी से, गोड़ी ग्राम गढ़चिरौली से, सब बातों को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं उद्गम कहाँ से होता है। इस कलर में नहीं लिखते हैं जी, इसी से लिखते हैं। पाना बरस की पहाड़ी, मोला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो क्या करना है आपको? गोडरी ग्राम गढ़चिरौली महाराष्ट्र। आंसर लेना है आपको ये। विसर्जन कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है शिवरी नारायण के पास। शिवरी नारायण के पास याद रखना है आपको। किसमें? महानदी में। कौन कौन सी नदी का संगम होता है मैंने बताया है आपको। शिवरी नारायण के पास में जोंक, महानदी और शिवनाथ नदी। लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में प्रवाह की दृष्टिकोण से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? शिवनाथ नदी है। प्रवाह क्षेत्र क्या है? तो 8 जिलों से प्रवाहित होती है। 8 जिले। और वो 8 जिले कौन कौन से हैं तो मैंने आपको बताया है। चलिए देखते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। देन कहाँ? देन दुर्ग। दुर्ग के बाद कहाँ जाना है जी? दुर्ग के बाद में आपको आगे बढ़ जाना है देखिए क्या है ये, मोला मानपुर, अंबागढ़ चौकी है ना। फिर उसके बाद में राजनांदगांव, फिर जाना है आपको दुर्ग। ठीक है, यहीं से थोड़ा सा मेरे को लगा इसलिए उसको देखने चला गया था। राजनांदगांव, फिर उसके बाद में दुर्ग, ये याद रखेंगे। ठीक है, दुर्ग से अब ऊपर चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिल जाएगा जी यहाँ पर बेमेतरा। बेमेतरा, बेमेतरा के बाद आपको क्या मिल जाएगा? और ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? बेमेतरा से बलौदाबाजार, बलौदाबाजार से मुंगेली, मुंगेली से आगे कहाँ? बिलासपुर। ठीक है, उसके बाद में जांजगीर चांपा, शिवरी नारायण के पास। ठीक है, तो चलिए जी देखिए कहाँ कहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले आपको अच्छे से इसको याद रखना है। 8 जिले। तटवर्ती शहर की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसके तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे इसके तट पर दुर्ग शहर है, दुर्ग शहर है, धमधा है इसके तट पर। इसके तट पर आपको बेमेतरा जिले में नांदघाट दिखाई देता है। नांदघाट, नांदघाट
घाट। कौन सा जिला है? बेमेतरा जिला। ठीक है, आगे और क्या दिखाई देता है इसी में आपको दिखाई देता है, आप इसको संगम पर मानेंगे तो आप मान सकते हैं शिवनाथ के संगम पर ही स्थित है ना। कौन कौन सी? मनियारी और शिवनाथ के संगम पर, तो आप मान सकते हैं मदकू द्वीप। मदकू द्वीप आपको याद रखना है। तो कहाँ से उद्गम हुआ, कहाँ तक जा रहा है, क्या है लंबाई, चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट करते हुए चलना है। पानाब्रज की पहाड़ी उद्गमित हुई है कहाँ से? मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी से। कौन कितनी है लंबाई? 290 किलोमीटर। 8 जिले याद रखने हैं, मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है, ये बातें आपको पूरा कनेक्ट करते हुए चलना है। फिर उसके बाद में तटवर्ती शहर में आपको याद रखना है, तटवर्ती शहर में सबसे पहले क्या याद रखेंगे? दुर्ग, धमधा, नानघाट, मतकू द्वीप और सोमनाथ टेम्पल आपने देखा है। सोमनाथ, जहाँ पर इसके साथ किसका संगम होता है जी? खारून नदी का संगम होता है, आपने अभी कुछ देर पहले देखा है सोमनाथ के पास। और ये सोमनाथ कहाँ है? तो ये सोमनाथ है बलौदाबाजार जिले में, बी लिख दिया हूँ, बलौदाबाजार। ठीक है, याद रखेंगे। प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम आपको याद रखना चाहिए, इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन समय में शिवनाथ को कहते थे सूनी नदी। क्या कहते थे? सूनी नदी। और सूनी नदी का किस किस पुराण में कहा गया है? तो याद रखना है, एक तो है मत्स्य पुराण और एक कौन सा है? वामन पुराण। तो आपसे पूछा जा सकता है, दोनों पुराण है ना, पुराणों की संख्या कितनी है? मान्य पुराणों की संख्या कितनी है? इतिहास में पूछा जाता है 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? यही मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। आंध्र सातवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है ना। लोमहर्ष और उग्रश्रवा को इसके रचनाकार माने जाते हैं पुराणों के। पढ़ाऊंगा आपको हिस्ट्री में, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, कुछ दिनों के बाद। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा आप लोग। सूनी नदी, है ना, कौन कौन से पुराण है? मत्स्य पुराण और वामन पुराण। इस बात को आपको अच्छे से इसको याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग, आप लोग क्या, एक और है, इसी को शिवा नदी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? शिवा नदी। शिवा नदी भी कह देते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, शिवा नदी के नाम से भी जानते हैं, शिवा नदी, याद रखेंगे। ठीक है, चीजें याद हुई क्या? अब देखते हैं कुछ परियोजनाओं के बारे में, जो सबसे प्रमुख परियोजना है इसमें। एक परियोजना आपको देखने को मिलता है, परियोजना क्या है? तो वो है मोंगरा बैराज। क्या है? मोंगरा बैराज। पूछा जाएगा आपको मोंगरा बैराज किस नदी पर है? आप बताएंगे शिवनाथ नदी पर है, मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। इसी अंबागढ़ चौकी के पास पड़ता है मोंगरा बैराज। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। विशेषता क्या है इसकी? तो विशेषता आपको याद रखना है, विशेषता क्या है? प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में विभाजित। अब ये क्या है? विभाजित को आप लिख लीजिएगा ना, पूरा जगह नहीं बच रहा तो नहीं लिख रहा हूँ। पहले क्या था हमारे प्राचीन समय में? ये जो शिवनाथ नदी कुछ इस प्रकार से ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसके ऊपर में 18 गढ़ और इसके दक्षिण में 18 गढ़ हुआ करते थे। इसलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ हुआ करते थे। और इन गढ़ों को अगर नॉर्थ और साउथ के दृष्टिकोण से डिवाइड किया जाए तो वो कौन सी नदी करती थी? शिवनाथ नदी करती थी। इस बात को याद रखना है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है? इसके साथ साथ आपको याद रखना है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, महानदी की सबसे बड़ी सहायक, या कह सकते हैं आप लोग लंबी। दोनों ही कौन है? दोनों ही शिवनाथ है, सहायक नदी। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है बनेगा जो इससे? प्रवाह की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का
सबसे बड़ा नदी कौन है जी? शिवनाथ नदी। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्या शिवनाथ नदी के बारे में इतनी बातें आपको याद रखने की जरूरत है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं इनके सहायक नदियों के बारे में। अब देखिए खरखरा नदी, मैंने आपको बताया है कहाँ से उद्गमित होती है, तो आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया खरखरा नदी का उद्गम आपको डंडे से याद रखना है, डोंडी लोहारा, ठीक है। डोंडी लोहारा आपको याद रखना है। उद्गम है ना, उद्गम में लिखना है ना जी, कहाँ लिख दिए थे डोंडी लोहारा, इस बात को याद रखना है। विसर्जन किस में होता है, तो आपको याद रखना है विसर्जन होता है शिवनाथ नदी में, शिवनाथ नदी में याद रखना है। परियोजना क्या है, तो इस पर है खरखरा डैम है, खरखरा डैम है या खरखरा परियोजना है, जो कि पूर्णतः मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी से निर्मित डैम है। ये पूछा गया प्रश्न है, निर्मित 1967 से, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा परियोजना वाले चैप्टर में, परियोजना के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो, ठीक है। ये मिट्टी को ही मैंने यहाँ पर लिख दिया, विशेषता यहीं पर इसको जोड़ लेंगे विशेष को, ठीक है। खरखरा डैम, डोंडी लोहारा याद रखेंगे, इसका उद्गम होता है। ये दाई सहायक नदी है किसकी? सहायक नदी है शिवनाथ की, ठीक है। खरखरा जलाशय कहाँ पर है, ये अगर आपको जलाशय पूछे ये खरखरा जलाशय कहाँ पर है, तो जिला आपको याद रखना है बालोद जिले में, बालोद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब इसकी एक और सहायक नदी जो कि है तांदुला। दाई सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो लिखते हैं दाई सहायक नदी में उद्गम कहाँ से होती है, तांदुला की। तो आप सबको मैंने बताया था अभी, कांकेर के भानु प्रतापपुर के पास की पहाड़ियों से, भानु प्रतापपुर कांकेर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, विसर्जन किस में होती है, तो ये याद रखना है शिवनाथ में विसर्जित, शिवनाथ में, ठीक है। लंबाई कितनी है, तो तांदुला की लंबाई है 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर की लंबाई आपको याद रखनी है। अभी तटवर्ती शहरों की अगर आप बात करते हैं तो इसी के तट पर आपको बालोद शहर, बालोद, और आपको दिखाई देता है गुंडरदेही, ठीक है। गुंडरदेही आप देखते हैं ना, गुंडरदेही याद रखना, गुंडरदेही, ठीक है। इसी के तट पर स्थित है कौन कौन सा शहर, याद रखना है बालोद और गुंडरदेही याद रखना है। सहायक नदियों की अगर आप बात करते हैं इसकी तांदुला की, तो आप इसकी सहायक नदियों में किसको देखते हैं जी, इसकी सहायक नदियों में आप देखते हैं जुआरी नदी को, जुआरी नदी को, ठीक है। जुआरी नदी को देखते हैं, और इसी जुआरी नदी पर आपको मैंने एक परियोजना बताया था, जुआरी नदी पर बालोद में गोंदली जलाशय स्थित है, जलाशय। तो आपसे एक तो पहले गोंदली जलाशय कहाँ स्थित है, बालोद में। किस नदी पर है, जुआरी नदी पर है। जुआरी किसकी सहायक है, तांदुला की सहायक है। सारी बातों को आपको एक साथ याद रखना आवश्यक है। परियोजना क्या है इस पर, तो इस पर तांदुला डैम है, तांदुला डैम स्थित है किस पर, तांदुला नदी पर। कहाँ पर है, बालोद में है, बालोद में है, ठीक है। कब से है, 1913 से है, 1913 से है। इसी को छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना कहते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना, प्रथम परियोजना, ऐसा आपको लिख लेना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना क्या है, आपको याद रखना है तांदुला जलाशय या तांदुला डैम, जो कि बालोद जिले में स्थित है। इस बात को आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए बढ़े क्या आगे, याद रखते हैं, ठीक है जी। इस बात को विशेष क्या है इसके बारे में, तो आपको याद रखना है इसके बारे में, ये कितने जिलों से प्रभावित हो रही है, कहाँ से जा रही है, तो याद रखेंगे। पहले तो आपको याद रखना है कांकेर, कांकेर, फिर बालोद, फिर उसके बाद में दुर्ग। ये 3 जिलों में आपको याद रखना है इसका प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। अच्छे से इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। किसके बारे में है, ये है भैया, आपको याद रखना है किसके बारे में, तांदुला नदी के बारे में, ठीक है। चलिए बढ़े क्या आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इसकी अन्य सहायक नदियों के बारे में। खारून नदी
तो खारून नदी के बारे में मैंने आपको बताया है, पेटे चुआ की पहाड़ी। क्या बताया मैंने? पेटे चुआ की पहाड़ी। पेटू नहीं भैया, पेटे चुआ की पहाड़ी कहाँ है? बालोद जिले में है, बालोद जिले में है। फिर ऊपर लिख दिया क्या जी? ओहो, इस बार फिर नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ लाएंगे इस बार। ठीक है, पेटे चुआ की पहाड़ी बालोद। विसर्जन याद रखना है, विसर्जन कहाँ पे होती है? तो सोमनाथ के पास, सोमनाथ बलौदा बाजार में, शिवनाथ नदी में है ना, शिवनाथ में याद रखेंगे, शिवनाथ नदी में। प्रवाह क्षेत्र क्या है? तो याद रखेंगे सबसे पहले बालोद, फिर दुर्ग, फिर रायपुर, फिर बलौदा बाजार। बलौदा बाजार, इस बात को याद रखना है। अब इसके तटवर्ती शहरों में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे खारून के तटवर्ती शहरों में सबसे पहले बात जो प्रश्न पूछा जाएगा, रायपुर शहर। रायपुर शहर इसके तट पर है। इसके अलावा विशेष आपको याद रखना है, विशेष एक है तर्री घाट, और एक क्या है? एक है महादेव घाट। महादेव घाट ये है दुर्ग में और ये है रायपुर में। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। विशेषता आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे खारून नदी की विशेष इसके तट पर क्या है? तरी घाट दुर्ग में, महादेव घाट जो है रायपुर में, याद रखना है, ठीक है। हटकेश्वर महादेव जो पड़ते हैं ना, इसी महादेव के घाट के पास पड़ते हैं आप लोग, खारून नदी के तट पर रायपुर शहर में हटकेश्वर महादेव। हटकेश्वर महादेव, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्या है? ये है खारून नदी के संबंध में। जमुनिया नदी भी एक इसकी सहायक नदी है, आपको याद रखना है। बलौदा बाजार से उद्गमित होती है, बलौदा बाजार में ही जा करके शिवनाथ में विसर्जित। इतना ही आपको याद रखना है, कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। बस इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है, इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं लेफ्ट साइड से आने वाली नदियों में। तो आपको सुरही नदी के बारे में केवल याद रखना है, जो मैंने वहीं पर बता दिया है। सुरही नदी जो है राजनांदगांव से आकर के किस में मिल जाती है? आपको याद रखना है शिवनाथ में। अगर आमनेर की बात करते हैं तो आमनेर नदी के बारे में याद रखना है। आमनेर मुस्का और पिपरिया के संगम पर, यहाँ पर कौन सा शहर है? खैरागढ़ शहर है, आपको याद रखना है। कौन सा शहर है? खैरागढ़। ये क्या है? ये है मुस्का, पिपरिया और ये है आमनेर। सहायक किसकी है? तो ये है शिवनाथ की, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। शिवनाथ की सहायक है कौन? आमनेर नदी। इतनी ही बातें याद रखनी है आमनेर के बारे में, यही आपसे पूछा जाएगा। और आमनेर के बारे में मैंने बताया हुआ है ASI वाला ट्रिक, इसमें यही आमनेर है। आमनेर जिसके रेत में आपको मिलने वाले हैं सोने के कण, S फॉर सबरी। इसमें भी वही मिलता है, I फॉर ईव, इसमें भी मिलता है भैया, याद रखेंगे, सोने के कण। ट्रिक मैंने पहले बताया हुआ है, इसलिए फिर से इसको यहाँ पर हम लोग रिकॉल कर लिए। हाप नदी की बात करते हैं तो कांदावनी की पहाड़ी, क्या कौन सी पहाड़ी? कांदावनी पहाड़ी, कवर्धा जिला, कवर्धा जिला से उद्गमित होती है। विसर्जन की अगर आप बात करते हैं, नांदघाट के समीप बेमेतरा जिला में शिवनाथ नदी में, शिवनाथ में, ठीक है, याद रखेंगे। लंबाई कितनी है हाप की? 44 किलोमीटर, मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है। सहायक नदी क्या है? इसकी सहायक नदी है सकरी।
और इसी सकरी के तट पर क्या बसा हुआ है, सकरी के तट पर है, यहीं पर लिख रहा हूं, के तट पर कवर्धा शहर, कवर्धा शहर। आपसे पूछा जाएगा बताइए किसके तट पर है कवर्धा शहर, सकरी के तट पर। सकरी किसकी सहायक नदी है, आप बताएंगे भैया सकरी सहायक है हाप नदी की, और हाप किसकी सहायक है, शिवनाथ नदी की। और कहां पर जाकर के मिलती है, नान घाट के पास, किससे, शिवनाथ से। ठीक है, चलिए बढ़े क्या आगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सहायक नदी को, जो कि है मनियारी नदी। और मनियारी नदी के बारे में आपको याद रखना है। अब इसके उद्गम के बारे में तो चलिए देखते हैं इसके उद्गम के बारे में। तो आपको मैंने बताया है सिहावल सागर, क्या होता है, सिहावल सागर, लुरमी पठार, याद रखना है। ठीक है, किसके बारे में, मनियारी नदी के बारे में। विसर्जन कहाँ पर होता है, तो आप सभी को बताया है मदकू द्वीप के समीप, मदकू द्वीप के समीप शिवनाथ में, शिवनाथ में। ठीक है, अगर लंबाई की बात करते हैं आप मनियारी की, तो 134 किलोमीटर की लंबाई है किसकी, मनियारी नदी की। 134 किलोमीटर की लंबाई है किसकी, मनियारी नदी की। प्रवाह क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो जीपीएम मुंगेली, मुंगेली, जीपीएम गोरेला पेंडा मरवाही, थोड़ा सा फिर बिलासपुर के साथ सीमा रेखा बनाते हुए जाती है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, बिलासपुर के साथ सीमा रेखा। नदी की अगर आप बात करते तो ऐसे मैंने बनाया हुआ था, ऐसे एक सहायक नदी, एक ऐसी सहायक, एक कुछ इस प्रकार से सहायक, कुछ इस प्रकार से सहायक। ये कौन सी थी, ये थी छोटी नर्मदा, ये थी घूंगा, ये कौन सी थी, आगर। और इसी आगर के तट पर आपने किस शहर को देखा था, मुंगेली शहर को आपने देखा था। और ये थी टेसुआ, क्या थी, टेसुआ। और ये खुद कौन सी नदी है, ये नदी है मनियारी नदी। ठीक है, याद रखना है मनियारी नदी। सहायक नदियाँ देख लेते हैं, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो ये यही बता दिए अपने, है ना, सभी को मैंने यहाँ पर बता दिया है। लंबाई मैंने बता दिया, नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। परियोजना की बात करते हैं तो इस पर है खुड़िया डैम। कौन सी डैम है, खुड़िया डैम। और इस खुड़िया डैम को क्या कहते हैं आप लोग, राजीव गांधी जलाशय या डैम कहते हैं। ठीक है, राजीव गांधी जलाशय या डैम के नाम से जाना जाता है, याद रखना है खुड़िया डैम को। ठीक है, किस नदी पर है, मनियारी नदी पर है। तटवर्ती शहर की अगर बात करते हैं आप लोग तो इसके तट पर आपको लोरमी शहर दिखाई देता है, लोरमी। साथ ही आप देखते हैं इसके तट पर तखतपुर, और साथ ही आप क्या देखते हैं इसके तट पर अमेरिकापा तालागांव, अमेरिकापा तालागांव बिलासपुर में स्थित है। अमेरिकापा तालागांव किस नदी के तट पर है, मनियारी नदी के तट पर है। आपको याद रखना है अमेरिकापा तालागांव, मनियारी नदी के बारे में इतनी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। इस डैम के बारे में आगे मैं बताऊंगा, राजीव गांधी डैम के बारे में कब से कब तक बनना स्टार्ट हुआ सब पढ़ेंगे, लेकिन इतनी बातें रिवर सिस्टम में आपको याद रखना चाहिए जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, आगर नदी के तट पर है मुंगेली शहर। आपको और लिखवा देता हूँ यहाँ पर अच्छे से, आगर के तट पर स्थित है मुंगेली शहर, याद रखना है आगर के तट पर है मुंगेली शहर। अच्छे से इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, अरपा नदी। अरपा नदी के बारे में देखते हैं। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में अगली नदी है अरपा। अरपा के बारे में देखिए, अरपा का उद्गम हमने देखा था खोंडरी, खोंग सरा की पहाड़ी। ठीक है, चलिए एक बार इसके बारे में भी देख लीजिए। इस स्थान को क्या कह रहे हैं, मानिक चौरा। क्या कह रहे हैं, मानिक चौरा। जहाँ पर जाकर के मिल रही है ये नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है ये है अरपा। ये है खोंडी खोंगसरा की पहाड़ी, जीपीएम। कौन सा जिला है,
जीपीएम गोरेला पेंडा मरवाही, याद रखना, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ गोरेला पेंडा मरवाही, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। अरपा नदी, अरपा की एक सहायक है, इसको कहते हैं खारंग रिवर। क्या कहते हैं? खारंग नदी। और खारंग नदी पर एक डैम आपको दिखाई देता है, इसी को आप लोग कहते हैं खारंग डैम, या आप और किस नाम से जानते हैं इसको? इसको आप लोग जानते हैं संजय गांधी जलाशय, इसी को कहते हैं खारंग डैम भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं अरपा नदी, इस पर एक परियोजना आपको दिखाई देती है, इसको कहते हैं भैंसा झार परियोजना। भैंसा झार परियोजना, ठीक है, भैंसा झार परियोजना। इस बात को आपको याद रखना है। अरपा नदी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। याद रखना है, सब बातों को मैंने वहाँ पर लिख दिया है, ये सारी बातें वहीं पर लिखी हुई है, ये आपको याद रखना है। 100 किलोमीटर। विसर्जन मानिक चौरा, शिवनाथ में। ठीक है, सहायक नदी क्या है तो मैंने बता दिया है, खारंग नदी इसकी सहायक है। इसी पर क्या बसा हुआ है तो आपको मैंने बताया, खारंग पर है खारंग डैम। खारंग डैम, और खारंग डैम का और अन्य नाम क्या है? संजय गांधी। अब राजीव गांधी और संजय गांधी में कभी कंफ्यूजन हो जाए तो आपको याद रखना है, खारंग के ऊपर आपको बिंदी देखना है, संजय के ऊपर आपको बिंदी देखना है। खारंग संजय, ऊपर में आपको अम की मात्रा आपको दिखाई देगी, उसी को आपको उसके साथ कनेक्ट करना है एग्जाम में। ठीक है, तटवर्ती शहर की अगर आप बात करें तो इसके तट पर आपको दिखाई देता है बिलासपुर शहर। बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर किस नदी के तट पर है? अरपा नदी के तट पर है, आपको याद रखना है। परियोजना कौन सी है इस पर? भैंसा झार परियोजना है, मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है, ऊपर देखिए भैंसा झार परियोजना। अच्छे से आपको इस बात को याद रखने की जरूरत है। अरपा नदी, ठीक है। कोई चीज़ छूट रहा है क्या इसके बारे में? नहीं ना, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अब लीलागर नदी। तो लीलागर नदी के बारे में आपको याद रखना है, उद्गम कहाँ से होती है तो याद रखना है ये है कोरबा में। ठीक है, दीपका पठार से, दीपका पठार से, है ना, कहीं कहीं पर कोरबा पूर्वी पहाड़ी लिखा होता है, लेकिन आपको याद रखना है दीपका पठार। विसर्जन कहाँ पे होती है तो याद रखना है विसर्जन ये जाकर के हो जाती है शिवनाथ में। शिवनाथ में, ठीक है। प्राचीन नाम क्या था तो आपको याद रखना है इसको, इसका प्राचीन नाम था निडीला। निडीला नदी किसको कहते थे? निडीला नदी आप कहेंगे भैया लीलागर को। इसकी लंबाई कितनी है आपको याद रखना है, लीलागर की लंबाई कितनी है यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लंबाई। लंबाई है इसकी 135 किलोमीटर। तटवर्ती शहर की अगर बात करते हैं तो इसके तट पर है मल्हार शहर। और इस मल्हार की भी प्राचीन नाम अगर आपसे कोई पूछे प्राचीन नाम तो आप बताएंगे इसका प्राचीन नाम क्या है? आप कहेंगे इसका प्राचीन नाम है प्रसन्नपुर। और ये प्रसन्नपुर नामक शहर किसने बसाया था? सरबपुरी वंश के शासक, है ना, प्रसन्न मात्र ने बसाया था। किसने? सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र ने किसको बसाया है? मल्हार शहर को बसाया है, ये आपको याद रखना है। विशेषताओं में आपको क्या याद रखना है लीलागढ़ के बारे में? जांजगीर चांपा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा के मध्य सीमा रेखा, सीमा रेखा का निर्धारण याद रखना है। सीमा रेखा बनाती है कौन सी नदी? लीलागढ़ नदी, 135 किलोमीटर। और क्या है इसकी विशेषता? शिवनाथ की सबसे लंबी सहायक, शिवनाथ की सबसे लंबी सहायक नदी। उत्तर की ओर से आने वाली ना, उत्तर
उत्तर की ओर से आने वाली, ठीक है। शिवनाथ की सबसे उत्तर की ओर से आने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखना है वो है यही लीलागर नदी। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ और अन्य नदियों के बारे में देख लेते हैं। देन छत्तीसगढ़ का पूरा रिवर सिस्टम यहीं पर कंप्लीट होने वाला है। अन्य नदियों के बारे में आपको देखना है तो अगर आप देखेंगे तो कोंडागांव में आपको दो नदियां दिखाई देती है, एक है तमूरा और एक है लसूरा। याद रखेंगे, तमूरा लसूरा कोंडागांव, तमूरा लसूरा कोंडागांव। नैनी देवधा कांकेर, नैनी देवधा कांकेर, तमूरा लसूरा कोंडागांव। बोलिए मेरे साथ, तमूरा लसूरा कोंडागांव, नैनी देवधा कांकेर, ठीक है। जाटलूर और कुकुर जैसी नदियां जो है नारायणपुर में दिखाई देती है। जाटलूर नदी नारायणपुर, नैनी देवधा कांकेर, जाटलूर नदी नारायणपुर। उसके साथ साथ आपको याद रखना है तमूरा और लसूरा कोंडागांव। बलमदेही नदी को आपको याद रखना है। सात देव वाटरफॉल पर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। महासमुंद जिले में बहती है बलमदेही नदी और सारंगी नदी, ठीक है। आपको याद रखना है महासमुंद में, जबकि सुरंगी याद रखना है, सारंगी याद रखना है, सुरही याद रखना है, ठीक है। ये सब याद रखना है, सुरही, सकरी, सारंगी, है ना, सुरंगी। कहाँ कहाँ पर है सबको आपको अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि सुरही की अगर बात करते हैं तो आपने देखा है राजनांदगांव में शिवनाथ की सहायक। सकरी आपने देखा है हाप की सहायक नदी है, कहाँ पर है, कवर्धा में आपने देखा है, ठीक है। सारंगी की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है, महासमुंद में दिखाई दे रहा है। जबकि सुरंगी कहाँ पर है, सारंगगढ़ में आपको दिखाई देता है, सारंगगढ़ बिलईगढ़ में। अच्छे से आपको याद रखना है किसके बारे में, सुरंगी नदी के बारे में। ये सभी चारों नदियाँ आपको कन्फ्यूज़न कर सकती है एग्जाम में, तो अच्छे से इसको स्पेसिफाई, इसको अलग अलग करके आपके दिमाग में आपको रखना है। तो ये रहे छत्तीसगढ़ के रिवर सिस्टम और कुछ और अन्य नदियाँ जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते थे, उसको हमने आज की इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। और इतना ही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और हम ये जो आपको पढ़ा रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम में आपको बैठने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इस बात को आपको अपने दिमाग में अच्छे से सेट करके रखना है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सभी को अपने मूल्यांकन के लिए हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहिए, क्योंकि उसको हमने बिल्कुल एकदम नए एग्जाम पैटर्न में उसको बनाया है। आप उसको जब दिलाएंगे तो आप एग्जाम में बेहतर फील करेंगे, ऐसा हम आपसे, है ना, आपका भरोसा, आपसे ये विश्वास हम आपका, है ना, कहना चाहते हैं कि आप उससे जब जुड़ेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।